अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद, ईद मुबारक के बाद कैफ 3 का लेक्चर 20 स्टार्ट कर दिया जी हमने, पोस्ट ईद है जी। चलें, अच्छा जी, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे थे। अच्छा है ज़रा एक क्विक सी बात कर लें कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। एक बच्चे ने अभी बात की कि मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिजिकल बच्चे ने की कि ओवरहेड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिक में हमने ये बात की थी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, वो दो तरह की होती हैं, प्रोडक्शन की भी और नॉन प्रोडक्शन की भी, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल बात किसी कर रहे हैं, प्रोडक्शन की, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं। अगर हम बेसिक्स में चले जाएं तो शायद हमें ये चीज़ भी मिल जाए, ढूंढने से मिलेगी वैसे। ये देखिए, हमने 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है जी। ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा था ज़्यादा पाला हमारा इस सीएमए के सब्जेक्ट के अंदर इसी के साथ ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट देखी थी और पीरियड कॉस्ट देखी थी। जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और पीरियड कॉस्ट के अंदर सेलिंग, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सारी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होती हैं। अगर वो फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर की कॉस्ट है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और अगर उस फैक्ट्री के बाहर की, यानी फैक्ट्री से चीज़ निकल कर बनकर सेलिंग डिपार्टमेंट में, सेल शोरूम में आ गई, तो सेलिंग एक्सपेंसेस वहाँ इनकर हो रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट इनकर हो रही हैं। ये सारी की सारी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, लेकिन ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये बात की थी, ये देखें कि सेल प्राइस के अंदर ये सारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सारी कॉस्ट कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, इनको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल की जाती है, क्योंकि हमने गुड्स को बेचकर ये सारी कॉस्ट रिकवर करके ये प्रॉफिट कमाना होता है। सेल प्राइस डिटरमिन करने की बात की थी हमने, बिल्कुल बेसिक के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी कि ये जो एफओएच होते हैं, इन एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं, नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट होते हैं। बता सकता है बंदा कि एक यूनिट के ऊपर कितना लगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, ठीक है, जिसको हम फिलहाल बात कर रहे थे, जिसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स की, ठीक है, उनको, वो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर उनको कैसे ऐड करें? जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, सेलिंग, एडमिन, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किए जाते, वो जीपी के बाद एज अ पीरियड कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो मसला किसका आता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री के ओवरहेड। जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा है, लेकिन फैक्ट्री की ही कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी इधर आ गया था, इनडायरेक्ट लेबर भी आ गई थी, और बाकी सारे फैक्ट्री खर्चे यहाँ पे आ गए थे। ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, इनको क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता कि एक यूनिट के ऊपर कितना लगा, यानी कि कॉमन कॉस्ट है। एक फैक्ट्री के अंदर ये सारी कॉस्ट इनकर हो रही है और उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने कहा था, क्योंकि ये एफओएच जो है ये एंड पे जाके पीरियड के पता चलते हैं, तो पीरियड के एंड का वेट नहीं कर सकते हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट स्टार्ट में ही चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर सकें। ड्यूरिंग द पीरियड हमने चीजें बेचनी भी तो है, तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एफओएच को क्या करना पड़ता है? ये कॉमन एक्सपेंसेस है जिनको एलोकेट करना पड़ता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। एलोकेट, एब्जॉर्ब, अपोर्शन, ये सारे लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, बेसिकली एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? फिक्स्ड ये एफओएच कॉस्ट को, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब है उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करना, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, ये हमने 3 तरह की देखी थी, 3 तरह के तरीके थे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सिंगल रेट सिस्टम हुआ करता था और डिपार्टमेंटल होता था। सिंगल रेट में क्या करते थे हम? एफओएच एक्सपेंसेस पकड़े, बजटेड एफओएच, याद है स्टार्ट में, और एक बेस, सिंगल बेस पकड़ते थे, और उसकी बेस पे सिंगल ओआर निकल आता था, और उसको फिर जितनी प्रोडक्ट्स बनाते थे उसके अंदर कॉस्ट में मटेरियल, लेबर के साथ ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते थे। शुरू वाले 4-5 लेक्चर्स याद, तो 3-4 लेक्चर्स आपको याद होंगे, ठीक है। तो टोटल ये ओआर कैसे निकलता था? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइड बाय टोटल बजटेड बेस। इसके बाद फिर हम 3-4 लेक्चर्स के बाद डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे आए, जो आईकैप ज्यादा टेस्ट करता है सबसे, ठीक है। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या था? हम एफओएच एक्सपेंसेस को पकड़ते थे और एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते थे, वो चाहे बजटेड हो चाहे एक्चुअल हो, ठीक है ना। अगर बजटेड
स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े हैं तो बजटेड बनाकर बजटेड ओआर निकलता था, और एंड पे खड़ा करके वो ये भी कहता था बजटेड ओआर ये है और एक्चुअल एफओएच ये निकले हैं, और वो वेरिएंस भी निकलवा देता था। याद आ रहा है ना आपको? बहरहाल इसमें हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या करते थे, एफओएच एक्सपेंसेस जो होते थे, जो हमारी कॉमन कॉस्ट होती थी, उनको पकड़ते थे, उनको डिपार्टमेंट्स में बांट देते थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते थे और सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते थे। सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर डाल देते थे, और फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक सूटेबल बेस पकड़ते थे, और हर डिपार्टमेंट का अपना ओआर निकलता था। और फिर मिसाल के तौर पर एक ही प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर ये दोनों का एफओएच कॉस्ट जो वो ऐड कर देते थे। 2 प्रोडक्ट्स तो दोनों में हो जाती, 3 रहती तीनों में हो जाती थी, वो हमने देखा हुआ था, ठीक है ना। बेसिकली आगे जो काम करना है वो तो आपको पता होता है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो जितने ओआर डिपार्टमेंट्स के निकले हैं सबको वहां ऐड करते थे, याद है। और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो हम एफओएच को प्रोडक्ट्स में बांट देते थे और फिर प्रोडक्ट वाइज भी एफओएच निकाल लेते थे, ठीक है ना। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एफओएच एक्सपेंसेस को पकड़ते थे, उनको डिपार्टमेंट्स में बांटते थे, प्रोडक्शन भी और सर्विस भी, सर्विस को भी फिर रीअपोर्शन करते थे, प्रोडक्शन में डाल देते थे। तो हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना, हर डिपार्टमेंट का अपना ओआर निकलता था। यहाँ सिंगल ओआर, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अपना ओआर, ठीक है। और फिर ये ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचेस से हम निकले और जदीद अप्रोच आई, वो थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एफओएच एक्सपेंसेस जो होते थे ना, उन्हीं को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते थे। डिपार्टमेंट में डायरेक्ट नहीं डालते थे, उन्हीं को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट। हम अपनी मेजर एक्टिविटीज देखते थे, हाँ भाई क्या हो रहा है, वो जी इंस्पेक्शन होती है, सेटअप होते हैं जी, मेंटेनेंस होती है, जिस तरह की डिफरेंट जितनी भी फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती थी ना, हम उनको एक कैटेगराइज करके उनके पूल्स बना लेते थे। सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्पेक्शन की जितनी कॉस्ट इनकर हुई एक जगह इकट्ठी कर दी। सारी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में मेंटेनेंस की जितने खर्चे हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं, मेंटेनेंस की कोई मशीन लगी हुई है, मेंटेनेंस का कोई लेबर है, मेंटेनेंस के किसी भी किस्म के खर्चे हैं, वो एक पूल में डाल दी। इस तरह से हमने हर एक्टिविटी को अलग से एक पूल बनाया, ठीक है। यानी एफओएच एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटा, एफओएच एक्सपेंसेस के पूल्स बना लिए डिफरेंट। हर पूल का सूटेबल ड्राइवर सिलेक्ट किया और हर पूल का अपना एक ओआर निकला, यानी कि वो हम निकालते थे एफओएच रेट पर ड्राइवर, मतलब इस तरह से निकाला था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, एफओएच एक्सपेंसेस को हमने कॉस्ट पूल्स डिपार्टमेंट से बांटा था। इंस्पेक्शन हो गया, सेटअप हो गया मिसाल के तौर पे। फिर हमने इसकी कॉस्ट ड्राइवर्स यानी बेस, कोई बेस कॉस्ट ड्राइवर पकड़े थे, और ओआर इंस्पेक्शन का अपना निकला था, ओआर सेटअप का अपना निकला था, ओआर मेंटेनेंस का अपना, हर एक्टिविटी का अपना ओआर निकल आया था। अब जिस प्रोडक्ट ने जितना उस एक्टिविटी को यूज किया था उतनी कॉस्ट एफओएच की उसको चार्ज कर दी थी। ये हमने एबीसी कॉस्टिंग की, ठीक है। ये सारा ओवरहेड्स का, ये 2 चैप्टर्स थे बेसिकली आईकैप के, तो 2 तीसरा चौथा था, लेकिन ये इकट्ठा ही समझ लें, ठीक है। तो हमने एबीसी कॉस्टिंग शुरू किया हुआ था। एबीसी कॉस्टिंग के अंदर हमने ये काम किया था, कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई नहीं करने पड़ते हमें, वो सवाल में करके दे देता है। कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स अक्सर बता देता है, वरना सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकालने, हमने नोट्स के अंदर एक टेबल भी बनाया हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ एग्जांपल्स हमने इसमें कर ली थी, मशहूर 2-3 हर सवाल में आई होती हैं। ये इसलिए बना दिया था कि अगर कोई एक आधी हट के आ जाए तो ज़रा रिस्क कवर हो जाए। कॉस्ट पूल कौन सा हो तो उसके लिए सूटेबल ड्राइवर कौन सा है, ठीक है। तो सारे शायद इसमें से इस्तेमाल भी नहीं होंगे आपके सवालों के अंदर, कम ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये एक ज़रा बड़ी लिस्ट हो जाती है। कह सकते हैं कि 90% तक चांसेस यही है कि फिर इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। 10% का डिस्क्लेमर तो हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते थे, कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, और फिर एक्टिविटी वाइज एफओएच रेट निकल आता था, और फिर उस एफओएच रेट को हम हर प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट चार्ज कर देते थे, ठीक है जी। एफओएच कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज आ गई। ये टोटल कॉस्ट होती थी, पर यूनिट निकालनी है तो पर यूनिट पे जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हमने 2-3 तरह की रिक्वायरमेंट्स देखी थी। एक आधी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि प्रोडक्ट वाइज एफओएच कॉस्ट निकाल दो टोटल में, प्रोडक्ट वाइज एफओएच कॉस्ट निकाल दो टोटल में, या कह देगा पर यूनिट में। एफओएच कॉस्ट सिर्फ निकलवा ले टोटल में, प्रोडक्ट वाइज या पर यूनिट में, ठीक है। दूसरी किस्म की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दो। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर सिर्फ एफओएच कॉस्ट नहीं है, फिर उसने डाटा दिया होता था। डेटा के अंदर मटेरियल और लेबर की कॉस्ट होती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और एफओएच यहां से उठा लेते थे। और तीसरी किस्म की जैम वाले सवाल में देखी थी, उसने प्रॉफिटेबिलिटी भी मांग ली थी। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मांगी है तो जाहिर सी बात है उसको कॉस्ट के डाटा के साथ साथ सेल्स का डाटा भी देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी इसके अंदर,
ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो सबसे मशहूर सबसे ज्यादा यूज होती है क्या है, एफओएच कॉस्ट निकाल दो प्रोडक्ट वाइज, वो टोटल में निकलवा ले या पर यूनिट में, एक तरह का सवाल ये होता है। दूसरा सवाल क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो प्रोडक्ट की। पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर क्या होता है, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी। तो डाटा देगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड ऐड करके कॉस्ट निकाल दें। और तीसरी किस्म की रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी, उसने निकलवा दी प्रोडक्ट वाइज, और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको निकलवाएगा तो जाहिर है सेल्स का डाटा भी देगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के सवाल हमने देखे थे, लेकिन बेस हमारी बहरहाल यही थी क्योंकि लड़ाई किस पे चल रही है, एफओएच पे। ठीक है, तो एफओएच को एक्टिविटी वाइज हमने हर प्रोडक्ट के अंदर बांटा था इसके अंदर। ठीक है, एफओएच को एक रेट निकाल कर बांट रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। एफओएच को डिपार्टमेंट वाइज बांट कर फिर डिपार्टमेंटल रेट निकाल रहे हैं, और एफओएच को एक्टिविटी वाइज, तशरीफ लाए सर आपके लिए आए खड़े, एफओएच को एक्टिविटी वाइज भी बांटा जा सकता है, ये तीनों तरीके से। ठीक है, तो चीजें जब समराइज हो जाती है ना, थोड़ा इजी होता है बंदे के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, जरूरी होते हैं ये, इतनी की थ्योरी है काम की, बाकी थ्योरी वो भी आप पास लेवल उठाकर देखेंगे तो शायद इनमें से भी कम ही चीजें आई हो। ठीक है, थ्योरी पता किस तरह की आएगी, जैसे मिसाल के तौर पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, फर्दर प्रोसेसिंग एक डिसीजन है, बल्कि ज़्यादा आसान, आउटसोर्सिंग एक डिसीजन है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, हम जो चीज़ खुद बना रहे हैं, खुद बनाने की बजाय बाहर से बनवा लें। अब वो आईकैप एक सवाल देगा पार्ट ए में कि जी इधर बताओ कि हम इसको आउटसोर्स करें या ना करें, और बी पार्ट में 2-3 नंबर की थ्योरी क्या पूछेगा, अदर फैक्टर्स ही बताओ। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल आपने डिसीजन ले लिया ना कि इससे रुपयों का, इतने रुपए का फायदा हो रहा है, इतना, अदर फैक्टर्स बताओ। हमने कहा जी मिसाल के तौर पे बाहर कुछ चली जाएगी चीज, आउटसोर्स हो जाएगी, तो हमारा कंट्रोल उसमें से खत्म हो जाएगा, क्वालिटी वो रहे ना रहे। फिर टाइमलीनेस का मसला है, ऑर्डर अगला लिया हो आगे, हमें बंदा वो टाइम पे करके दे या ना दे, फ्यूचर के अंदर कंट्रोल, इस तरह की 2-3 चीजें, ये थ्योरी असल में आती है ज्यादातर। तो फिर भी हम किसी ने, वो तो थ्योरी साथ साथ हर टॉपिक के अंदर चल ही रहा होता है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो रहा होता है, उसके अलावा भी रिस्क कवर करने के लिए हम थोड़ी बहुत थ्योरी हर चैप्टर के अंदर आप देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो बहरहाल पहले मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था, नहीं मैंने क्या करवाया था, 1 करवाया था, 2 करवाया था, ओके, 3, 4, 5 और 6 का सोल्यूशन मैंने कॉपी करवा दिया है। इसमें सिर्फ जो है ना ये गीगा वाला सवाल, इसका सोल्यूशन मैंने अपने फॉर्मेट पे किया है, बाकी मैंने आईकैप के कॉपी पेस्ट कर दिए सोल्यूशन। आपने फॉर्मेट अपने पे ही रहना है, एंड वाला आंसर बस मैच करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि आईकैप क्या करता है, आईकैप कॉस्ट पूल लिखता है, कॉस्ट ड्राइवर लिखता है, ये वाला डिब्बा नीचे वर्किंग में ले जाता है और आगे प्रोडक्ट्स आ रही होती है, इतना सा फर्क है। ठीक है ना, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, उसने आपसे जो रिक्वायर की होती है चीज एंड वाली, वो आप आंसर्स के साथ मैच करेंगे, आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये तो शीट काबू में नहीं आ रही, तो यही वर्किंग उठा के नीचे ये वाला कॉलम नीचे वर्किंग में ले आए और आपका टेबल भी जो है वो स्क्वीज कर देगा। बहरहाल मैंने इसको इसी तरह से इसीलिए रखा था ताकि हमारी कंटिन्यूटी रहे, जिस तरह से हम पहले डिपार्टमेंट वाइज करते थे, मैंने कहा डायरेक्ट प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं, एफओएच का रेट निकाल के एक्टिविटी वाइज। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का सोल्यूशन मुझे लगता है मैंने जो है ना वो नहीं डाला यहाँ पर, आप इनको दें भाई, बांटें इनको। ये ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ये वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। लेकिन यार आपके इंतजार में हम ऐसी गप्पे लगा रहे हैं इधर उधर की हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है, बस इंतजार यही था कि ये हो जाए जल्दी से। भाई जल्दी कर लें यार, ये तो इतना टाइम लगा रहे हैं आप, इस सवाल सोल्यूशन देने में इतना टाइम लग रहा है, तो देखने में कितना लगेगा। देखें जी, ये मैंने आईकैप का सोल्यूशन कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ आपने क्या चीज मैच करनी है, यूनिट कॉस्ट उसने मांगी थी, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या क्या चीज शामिल होती है, मटेरियल है, उसके बाद मटेरियल रेट कॉस्ट है, उसके बाद एफओएच आ रहे हैं, लेबर शायद है नहीं, ठीक है, इसी के अंदर ही उसमें से लेबर भी फिट कर जा रहा है। लेबर हर डिपार्टमेंट की होगी ना, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इधर से मतलब एक्टिविटी वाइज हमने कॉस्ट ड्राइवर निकाल के चार्ज किया तो वो भी होगी। बहरहाल ये आंसर है, ये आपका मैच करना चाहिए। ठीक है ना, अपने घर पे जब देखना है ना बात जाके, तो इसको मैच कर लेना है। बाकी सिर्फ यही हुआ होगा कि ये जो आपका ये रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकला हुआ है ना, आपके यहाँ पर
एक कॉलम डाला होगा कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, दरमियान में ये कैलकुलेशन आपने करके यहाँ पे आंसर निकाला होगा और ये काम होगा, फर्क कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही स्टार लिमिटेड है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है सोल्यूशन आईकैप का, ठीक है। उसके अंदर वही वाली बात है, ये रेट अगेन वही बात कि जो आपने कॉलम डाला हुआ है ऊपर एफओएच रेट एक्टिविटी वाइज निकालने वाला, वो नीचे वर्किंग में आईकैप लिख किया होता है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। आपने इसको मैच करना है, यूनिट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट, ये आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है। ये सवाल मैंने अपने फॉर्मेट में कर दिया था क्योंकि ज़रा ये थोड़ा सा लेंथी था, ज़रा थोड़ा टेक्निकल लगा था मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने फॉर्मेट वही बना दिया। हमें चाहिए क्या थी, कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओआई। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट सवाल में गिवन था, डायरेक्ट लेबर उसने बता दिया था 86 रुपए हम लेबर को देते हैं और एक यूनिट पर 45 मिनट लगते हैं, तो 45 मिनट को आर में डिवाइड कन्वर्ट करना है तो 45/60 कर लिया, तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल आई लेबर की G101 की, 102 की, 103 की, ये लेबर आ गई, मटेरियल लेबर। और एफओएच के लिए मुसीबत पड़ी हुई थी, चैप्टर जो एफओएच का, तो एफओएच के लिए वर्किंग वन में आए, हमें एफओएच पर यूनिट चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने ये अपना वही कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी वाइज एफओएच निकाला, इनको एलोकेट किया, ये हमारे पास टोटल एफओएच आए और प्रोडक्शन पेंटेड यूनिट्स बेसिकली थे ना, प्रोडक्शन यहाँ पे क्या थी, उन्होंने कहा था बनाता कोई और है, हम सिर्फ पेंट करते हैं, इस सवाल में ही कहा था, ठीक है ना। तो ये आपके प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए और ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, यहाँ से उठाया यहाँ पे लिख दिया, ये आपके पास आ गई एफओएच। अब ये काम करने के लिए 5500 6700 क्या लीटर्स ऑफ पेंट, कोट्स ऑफ पेंट, ये हमें चाहिए थे, ठीक है। बैचेस तो चलो सवाल के अंदर गिवन थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कोट्स ऑफ पेंट निकाले थे, प्रोडक्ट वाइज निकाले, उनको टोटल कर लिया, लीटर्स ऑफ पेंट निकाले टोटल अलग अलग करके इस तरह, ठीक है। तो ये वर्किंग आपके जैसे आपको समझाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको इसी तरह से समझाया था, ये बना हुआ भी होगा यहाँ पे, ये देखिए टोटल पेंट 1 2 3 करना है, इसका टोटल कर लेना, जरा वो थोड़ा फॉर्मेट तो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, जगह बचाने के लिए अगली लाइन में मैंने टोटल कर दिया इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने कहा था इस टोटल को यूज करके पर यूनिट निकालोगे, सारी बात करके भेजी थी, ठीक है। ये सोल्यूशन भी आपके पास आ गया। उसके बाद रिजवान वाला, हालांकि ये मैंने सॉल्व कर दिया था, 1.75 निकाल लिया था, लेकिन जरा मैंने कहा चलो प्रॉपर यहाँ पर सोल्यूशन आ जाए, है आईकैप वाला ही, 1.75 उनका भी आंसर, आपका तरीका बस डिफरेंट होगा थोड़ा सा फॉर्मेट का, ठीक है। ओके, जैम वाला सवाल मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, तो पहला, दूसरा और 7वां मैंने क्लास में करवाए थे, बीच में कितने बचे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इसका सोल्यूशन आपके पास अब मौजूद है, ठीक है जी। ये 2 सफ़ों पे कोशिश करके मैंने फिट कर दिया था ताकि आपका जो है वो गंद कम से कम रहे, एक सफ़ा है, ज़रूरत उसकी भी नहीं है आपके पास, अगर सॉल्व है बस एक बार चेक कर लेना, इसको लगाना हो तो इनके साथ लगा लेना, नोट्स के साथ स्टेपल कर लेना, बाकी इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं जी। जी हाँ, कहाँ पे पहले बताओ। मशीन अटेंडेंट्स आर पेड 86 पर आवर, मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स गिवन तो है, प्रोडक्शन डिटेल फॉर ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलोज, यूनिट सेपरेट, ईच प्रोडक्ट का यूनिट स्प्रे हुआ, ईच प्रोडक्ट के पर बैच, एक यूनिट पर G101 के एक यूनिट पर 10 बैच रिक्वायर्ड है, 8 रिक्वायर्ड है, ऊपर लिखा हुआ था टॉप पे, ठीक है। बहुत गंद नहीं पाएगा उस्ताद जी, सही है, ऊपर लिखा हुआ था, कभी कभी ऐसा होता है वो ऊपर वाली चीज़ मिस हो जाती है हमसे, तो कोई बात नहीं जी। अच्छा, अब इसको ख़त्म करना है, मुझे ज़रा जल्दी से डीमेरिट्स मेरिट्स पढ़ाने दें ताकि इसको ख़त्म करें हम। इस चैप्टर में और कुछ गुंजाइश, पिछले चैप्टर में कोई गुंजाइश, टेस्ट की गुंजाइश है, टेस्ट का सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, टेस्ट का सवाल बेसिकली ऐसा था कि उस वक्त ABC पढ़ लिया था हमने, नहीं पढ़ लिया, लेकिन ना ABC का नहीं था वो, यूँ नहीं कह सकते कि ABC का था वो एफओएच का ही, लेकिन उसके अंदर ना अल्टीमेटली बात वहीं पे पहुंच जानी थी कि एंड पे जाके हमने उसने बेसिस जो दे दी थी, खैर उस पे जाते हैं, पहले जरा मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लें जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग,
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जी। एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स भी इनको कहते हैं, अगर कोई 1-2 नंबर के आ जाए तो एहतियातन, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं जी? असल में जी वो कहता है पहले जमाने की बात है, पुराने वक्तों की बात है, जब यूं होता था कि मिसाल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है नॉर्मली प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पे 55% हिस्सा जो है डायरेक्ट मटेरियल का होता था। उसके बाद दूसरी चीज़ हुआ करती थी डायरेक्ट लेबर 35%, कितना हो गया और 90 हो गया था जी। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे साथ में ऐड कर लेते थे 10%। तो ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती थी जी, ठीक है, जिसके अंदर एफओएच जो है वो बहुत मिनिमम पोर्शन रखते थे, ठीक है जी। जमाना बदला, जिद्दत आई, मशीनें आई, प्रोडक्शन प्रोसेस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आई, तो इसी वजह से मटेरियल वेस्टेजेस कम हो गई, लेबर की कामल दखल इंटेंसिटी कम हो गई, मशीनें ज़्यादा बढ़ गई, तो वही एफओएच जो हैं वो मेजर पोर्शन मिसाल के तौर पे 40% तक मेजर पोर्शन यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये बाकी 30% है, ये 20% पे आ गया, पूरा हो गया नहीं हुआ, ये लो अब ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन बन गई। अब जब तक तो पुराने वक्तों की बात थी, एफओएच मिनिमम सी कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मिनिमम पोर्शन एफओएच का होता था, तो तब तक तो काम चल रहा था, सिंगल रेट निकाला चला लिया, डिपार्टमेंटल भी चल गया। लेकिन अब जो जमाना बदला, एफओएच एक्सपेंसेस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर अब मेजर पोर्शन बन गए हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर वो पुराने वाली ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं करती थी, क्योंकि ज्यादा मेजर पोर्शन ही क्या है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, एफओएच का। और आपको पता ही है कि हमने एक्टिविटी वाइज के अंदर क्या देखा है, जो जितना उस एक्टिविटी को यूज करेगा उतना ही उस प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट को शामिल करेंगे। कॉस्ट सही होगी तो सेलिंग प्राइस, आगे भी बात आ रही है, कॉस्ट जितनी सही निकालेंगे सेलिंग प्राइस उतनी ज्यादा सही और कंपेटिटिव निकलेगी आपकी, ठीक है ना। तो हमें फिर मजबूरन इस तरफ आना पड़ा। पहली बात उसने ये लिखी हुई है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज, ठीक है, along with shorter product life cycle, activity based costing recognizes this complexity with multiple cost drivers, ठीक है जी। कहता है complexity जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए, ठीक है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये 4 रंग के मार्कर्स 5 रंग के मार्कर्स बना रही है, पहले ये सिर्फ ब्लैक मार्कर बनाते थे, उस वक्त इतनी जरूरत ही नहीं थी, अब जमाना बदल गया, अब डिमांड बदल रही है, तो फिर तो कॉम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट की वजह से भी आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट रेंज के अंदर भी डाइवर्सिटी आने की वजह से आ गई, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो समझता है, रिकग्नाइज करता है मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज करके, ठीक है ना। बहरहाल जितनी बात हाईलाइट की इतनी जहन में रह जाए, बस पढ़ाना सिर्फ एक बार मकसद है कि क्या लिखा हुआ है किताब के अंदर, आईके की किताब से उठाएं ये, ठीक है ना। पढ़ाना सिर्फ एक बार ये होता है कि ये चीजें पता हो कि क्या है, बाकी जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, याद सिर्फ इतना सा रह जाए कि अगर कभी कोई 1-2 नंबर का आ जाए, ये नहीं होगा कि 10 नंबर का सवाल आए ब्रीफली डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको वैसे किया कि मेन तो उसका फोकस क्या होता है, जो सवाल उसने ऊपर करवाया है उसी के अंदर ही जो है वो उसी के ऊपर थोड़ी सी आपसे थ्योरेटिकल डिस्कशन करवा ले, तो कॉन्सेप्चुअली जिस बच्चे को वो टॉपिक की समझ होगी वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कर लेगा। फिर भी कभी कभार कोई मेरे ख्याल में मिला जुला के पर्चे के अंदर 10 नंबर से ऊपर कभी थ्योरी नहीं आई होगी, 15 नंबर की तो कभी भी नहीं आई मेरे ख्याल से, 6, 7, 8 नंबर की आ जाए, उसमें से भी ज्यादातर वैसी होती है जो आपके क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्चुअली बच्चे ने पढ़ा होता है टॉपिक उसको। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम हर चैप्टर में ये भी करते जाएंगे, फिर भी अगर इसके अलावा को आ जाए तो किस्मत है। इतना को तो रखना ही चाहिए जहन में कि 90% के बाद 10% कभी कभी अपना नहीं भी होता, 90 से लड़ाई कर लेंगे। और जो ऐसी कोई चीज आ भी जाती है पर्चे के अंदर तो उसको भी छोड़ के नहीं आना, अपने कीमती राय का इजहार जरूर करके आना है वहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है वही वाली बात जो मैंने अभी आपसे की कि अगर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपको ढेर सारी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, डिफरेंट रेंज की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, और जदीद तरीके से बना रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट रियलिस्टिक पता होना चाहिए। जितनी रियलिस्टिक होगी कॉस्ट उतना ही आपकी
सेलिंग प्राइस रियलिस्टिक होगी। देखें भाई लड़ाई यहाँ पर है, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही है ना, ठीक है। आपके मुकाबले के अंदर 10 बंदे और भी यही काम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आगे पीछे करें, यूं देखें कस्टमर शिफ्ट होता है, लेकिन एक जैसी चीज़ है यार, इतना महंगा दे रहे हैं। तो बहुत क्रिटिकल मामला होता है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना। कॉस्टिंग सही होगी तो आप उस हिसाब से, अगर आपकी कॉस्ट गलत निकल आई है किसी प्रोडक्ट की, आपने ABCD 4 प्रोडक्ट्स बनाई, ठीक है, अगर आपने उसके अंदर सही मानों में कॉस्ट एलोकेट नहीं की, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन या सेटअप कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा चार्ज होनी चाहिए थी, आपने सब पे बराबर कर दी, जैसे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन में करते थे या सिंगल में करते थे, तो उससे क्या हुआ, आपकी ABCD की कॉस्ट मिसाल के तौर पर बराबर ही आ गई, सेलिंग प्राइस भी सेम चली गई। जबकि उसी तरह की आपकी प्रोडक्ट, एक ही तरह की प्रोडक्ट कंपेटिटर जो है उससे आधी कीमत में दे रहा होगा, क्योंकि उसने कॉस्टिंग सही की होगी, सेलिंग प्राइस उस हिसाब से उसने डिसाइड की होगी, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने के लिए। तो कहता है इन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट एंटिटीज मस्ट बी एबल टू असेस इट्स प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन मोर रियलिस्टिक मैनर। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी असेस करनी पड़ती है मोर रियलिस्टिक। अब प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे असेस होगी, रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिस्टिक कैसे होगी, कॉस्ट ज्यादा रियलिस्टिक होगी, कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट होगी, कॉस्ट ज्यादा सही मानों में जो है वो चीजों को एलोकेट कर रही होगी प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प्ड एंटिटीज, अच्छा ये हेल्प्ड की वजह हेल्प्स होना चाहिए, चले खैर, हेल्प्ड एंटिटीज टू एब्जॉर्ब इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रियलिस्टिक। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रियलिस्टिक होनी चाहिए, जिस वजह से, जिसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी कॉस्ट जो है वो रियलिस्टिक हो। भाई इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है जी। अच्छा अगली बात अच्छी बात क्या है, आपको याद होगा हमने जब डिपार्टमेंटलाइजेशन की थी तो हमने क्या कहा था जी, हमने कहा था जी उस वक्त तो क्या लिखा था, FOH एक्सपेंसेस लिखा था ना, FOH कॉस्ट, जिसको बाद में कॉस्ट पूल कहा था, ठीक है, FOH कॉस्ट, उसके बाद क्या लिखा था जी, बेस, जिसको बाद में ड्राइवर कहा था, ठीक है जी, उसके बाद टोटल, फिर हमने क्या किया था, PDA, PDB, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, मशहूर ज़माना हमारे असल में ज़्यादातर ये आता था ना, मैं इसलिए देख रहा हूँ, कैंटीन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, ठीक है। ये अगर आप गौर फरमाएं तो ये हमारा फॉर्मेट होता था जी, और इस फॉर्मेट से हम क्या करते थे, यहाँ पे सारी कॉस्ट को हम एलोकेट कर देते थे, ठीक है जी, और फिर एंड पे जाके क्या करते थे, एंड पे जाके हम सर्विस को भी इधर ही फेंक देते थे, ये टोटल आया और इसको भी निकाला और इधर इसको भी निकाला और इधर, यानी कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स को समझो कॉस्ट एलोकेट ही नहीं हुई, वो भी कहाँ पे आ गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना। लेकिन एक्टिविटी बेस के अंदर ये वाला मसला हल हो गया था, हमने हर डिपार्टमेंट को समझो कॉस्ट है, कॉस्ट एलोकेट ही हर डिपार्टमेंट को की हुई थी, वहां से रेट निकाला था, और हर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए, बेसिकली एक्टिविटी कहना चाहिए, हर एक्टिविटी को हमने कॉस्ट एलोकेट की, उसका रेट निकाला और उसको यूज किया प्रोडक्ट के अंदर। यानी यूं समझ ले, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक पूल था, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक पूल था, वो गायब नहीं हुए थे, वो कायम रहे थे, उनका रेट निकला था, वो रेट प्रोडक्ट के अंदर जो हमने ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग can be applied to all overheads and not restricted to production overhead। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर अप्लाई होता था, वो जो था सिंगल OAR में भी और यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये अप्लाई हो जाता है प्रोडक्शन के अलावा वाले ओवरहेड्स पे भी, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम बात क्या निकली, कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड्स, ठीक है जी। आसान करेंगे इस जुमले को तो यूं होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड्स इंक्लूडिंग नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सॉरी इंक्लूडिंग सर्विस ओवरहेड्स, ठीक है। बहरहाल ये अगली बात सुनो, ये सिर्फ यहीं तक भी बात नहीं है, सेलिंग एडमिन के ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है, अगर आप गौर फरमाएं तो कोई ना कोई ड्राइवर निकाल लें हम, ठीक है, तो दूसरे नॉन प्रोडक्शन पे भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल बात प्रोडक्शन के ऊपर ही रहे तो ठीक है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज इजीली इन सर्विस कॉस्टिंग। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है
वो बेटा ज़रा मुश्किल है उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक हॉस्पिटल है, एक ऑडिट फर्म है जिसमें आप जाएंगे, या एक कॉलेज है मिसाल के तौर पे, ठीक है, या एक कॉलेज है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर आप एक स्टूडेंट पर कितनी बिजली खर्च हुई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसमें हेल्प करेगी। एक स्टूडेंट पर कितना टीचर की कॉस्ट जो है वो एक स्टूडेंट को एलोकेट करनी है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको हेल्प कर देती है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर्विस में भी इजीली यूज हो सकती है, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ज़बरदस्ती करके बनाए हैं वैसे डिसएडवांटेज, यानी कि इसके बेसिकली एडवांटेजेस ज़्यादा थे, लेकिन ज़बरदस्ती करके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बनाए गए, ठीक है, जिनमें चले, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट इफ ओवरहेड कॉस्ट आर प्राइमरीली वॉल्यूम रिलेटेड और ओवरहेड कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। कहता है जी देखें, बात सुने, अगर आपके पास जितने भी कॉस्ट पूल्स आपने बनाए हैं उनमें जब आप ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हो तो वो ड्राइवर निकलते ही कौन से हैं ज़्यादातर? डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स मिसाल के तौर। तो कहता है यार फिर तो गल एवं फजूल में टाइम ज़ाया किया आपने। जब आप जितने पूल्स बनाएं अल्टीमेटली डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स ही उसके अंदर ज़्यादातर बेस बन रहे हैं, तो यार वो तो पहले भी बन ही रहे थे, तो वही काम चलने दो। जिस प्रोडक्ट पर जितने लेबर आवर्स ज़्यादा लगे, मशीन आवर्स ज़्यादा लगे, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा एफर्ट जाने चाहिए। तो अगर ज़्यादातर पूल्स के ड्राइवर यही निकल रहे हैं तो फिर तो आपने खाम में जो है ना वो मुसीबत ही डाली है खुद को। पहले जनाब ये मुश्किल काम होता है, आपको तो सवाल के अंदर चीज़ें बनी बनाई मिल रही है ना, दरअसल सोचें तो ये मुश्किल काम है कि हर एक्टिविटी को अलग से करना, एक पूल उसका बनाना, सारे खर्चे उसके इकट्ठे करना, फिर एक ड्राइवर आइडेंटिफाई करना, ये मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम ये है कि आपने हर एक्टिविटी की सारी कॉस्ट को एक जगह पे पूल करना, ये मुश्किल काम है। तो कहते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स ही हर तकरीबन आपने जितने पूल्स बनाए, आप जब ड्राइवर ढूंढने गए तो वहां पर इस तरह से नहीं निकल रहे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स या नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स, बल्कि आप जहां पे भी देखते हैं आपको नजर क्या आ रहा है? मशीन आवर और लेबर आवर, मशीन आवर और लेबर आवर। तो आपने कहा यार फिर मैं इस मुसीबत में पड़ा ही क्यों था, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके पास मामला ये वाला था, एफओएच 10% है मिसाल के तौर पे, आपकी एफओएच कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन ही नहीं रखती, तो फिर आपने इस मुसीबत में खुद को क्यों डाला? असल में ना ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली यहां पे आएंगे। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का लफ्ज सुना हुआ है ना, ये देखो पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम माइट एक्सीड बेनिफिट ऑफ इंप्रूव्ड एक्यूरेसी इन प्रोडक्ट। वो कहता है कि कॉस्ट इसके ऊपर इतनी इनकर करनी पड़ जाती है, बड़ी मुसीबत वाला काम है, ठीक है। अलग से लोग रखें, आप कॉस्ट पूल बना रहे हैं, आप अलग से आप एक एफर्ट करनी पड़ती है। ये एफर्ट पर जो कॉस्ट लगती है अक्सर उसके बेनिफिट से बढ़ जाएगी। कब बेनिफिट से बढ़ेगी? जब ये सिचुएशन होगी, जब इसके करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ, या जब आपकी एफओएच कॉस्ट ही इतनी मिनिमम थी कि आपने करके भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर कोई खास असर नहीं डाल लिया, तो इसका मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका सही नहीं रहा ना, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तीसरे पॉइंट के साथ ही जुड़ रहा है, आके पढ़ के ऊपर से आए। क्या कहता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग will be of limited benefit if overheads are primarily volume related। ये वॉल्यूम रिलेटेड मतलब क्या है? ज्यादा बनाओ, वॉल्यूम रिलेटेड मतलब ज्यादा बनाओगे चीज तो ज्यादा लेबर आवर्स लग रहे हैं, ये इस तरह वॉल्यूम रिलेटेड। ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट। हालांकि एक्टिविटी बेस में ऐसा तो नहीं होता था। एक्टिविटी बेस में क्या था? मिसाल के तौर पे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। प्रोडक्ट ए के हमने 500 यूनिट्स बनाए, बी के 1000 यूनिट्स बनाए और सी के 300 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अब इंस्पेक्शन की बारी आई तो हम बी को इंस्पेक्ट करते ही नहीं, बी को इंस्पेक्ट नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, हमारी चीज मशीन ही ऐसी है, हमारा तजर्बा है, हमें इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं। या वो कोई इस किस्म की चीज है कि रॉ मटेरियल बनता है वो किसी और के लिए, तो मसला ही कोई नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो भी सही उसके अंदर। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक कोई भी सिचुएशन है, हम बी को इंस्पेक्ट करते ही नहीं है। अब वो कहता है कि आपकी अगर वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है, वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है अगर चीज, तो क्या होगा? आप ए को इंस्पेक्शन कॉस्ट चार्ज करोगे, सी को करोगे, बी को, इसको कहते हैं वॉल्यूम रिलेटेड ना होना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम वॉल्यूम रिलेटेड की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है अगर आपकी प्रोडक्शन है ही मेनली वॉल्यूम रिलेटेड, क्या मतलब? जिसने ज्यादा प्रोडक्शन हुई
उसको ज़्यादा चार्ज करो फलां कॉस्ट, जो कम प्रोडक्शन है उसको कम चार्ज करो, तो फिर एबीसी तो ना रहा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपकी जो है वो ओवरहेड कॉस्ट जो प्राइमरीली वॉल्यूम रिलेटेड है, या ओवरहेड कॉस्ट जो है और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है टोटल कॉस्ट का, तो फिर आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिमिटेड बेनिफिट देगी आपको। बेनिफिट फिर भी शायद दे दे, लेकिन कोई इतना फायदा नहीं, और अल्टीमेटली इतना लिमिटेड फायदा होगा कि कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग माइट एक्सीड द बेनिफिट। ठीक है, जल्दी करो, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी शुरू करना है। नेक्स्ट है, ये बताया ना, ये वॉल्यूम रिलेटेड मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा चीज बनाएगी कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनी है उसको एफओ ज्यादा चार्ज हो, जो कम बनी है उसको कम चार्ज हो। ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड। कम बनाओ कम प्रोडक्ट कम कॉस्ट चार्ज हो, ज्यादा बनाओ ज्यादा चार्ज हो। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन में करते थे ना। वो कह रहे हैं कि अगर आपका मेनली काम ही इस तरह का है, आपके एफओएच एक्सपेंसेस ज्यादातर इस तरह से चार्ज होते हैं, तो फिर एबीसी का तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि एबीसी तो ये कहता है कि अगर बी के ऊपर इंस्पेक्शन नहीं हुई है तो उसको इंस्पेक्शन कॉस्ट जानी नहीं चाहिए। वो एक्टिविटी वाइज कहता है ना, कि वो कहता है कि बी ने यूज नहीं की इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन की कोई कॉस्ट बी को नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर आप उसको इस बेस पर रखते ही नहीं है, बल्कि आपने क्या रखा हुआ है, ज्यादा बनाया तो ज्यादा कॉस्ट चार्ज करो, उनकी नेचर इस तरह की है खर्चों की, तो फिर ये तो एक्टिविटी बेस्ड तो फिर फायदा ही कौन हुआ यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पर समझाया, ठीक है ना, कि वॉल्यूम रिलेटेड क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे ये समझाया। ठीक है, वो कहता है अगर आपके ज्यादातर खर्चे वॉल्यूम रिलेटेड है तो एबीसी को खू में डालो फिर। ठीक है, ओके, खू समझते हो। नेक्स्ट, या दूसरी बात ही बताया आपको, वॉल्यूम रिलेटेड हो या ओवरहेड जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ना हो ऑफ टोटल कॉस्ट, तो फिर लिमिटेड बेनिफिट है। दूसरा, कॉस्ट अपोर्शनमेंट मे स्टिल बी रिक्वायर्ड एट द कॉस्ट पोलिंग स्टेज फॉर शेयर्ड आइटम्स ऑफ कॉस्ट लाइक रेंट रिडक्शन। वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे आपने बहुत जबरदस्त काम किया जी, आपने सेटअप कॉस्ट पकड़ी, लिख लो भाई सेटअप कॉस्ट, आपने सेटअप कॉस्ट ली, आपने इंस्पेक्शन कॉस्ट ली, आपने मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ली, आपने मेंटेनेंस कॉस्ट ली, या आपने पूल बना ली थी। ठीक है ना, ये सारे के सारे पूल्स थे, इनको आपने कोई ना कोई सूटेबल ड्राइवर भी दिया और एफओएच कॉस्ट पर ड्राइवर भी निकाली और चार्ज भी कर दिया, स्टिल रेंट साहब आए। क्या ड्राइवर होगा इसका, नॉर्मली फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन। तो कहता है कि एबीसी लगने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनको आप इस एबीसी के हिसाब से बांट नहीं सकते। जब मैंने कहा जबरदस्ती कुछ डीमेरिट्स बनाए हैं, ठीक है, अभी है, बाकी तो हो गए थे ना, खैर चलो, बहरहाल उसने एक डीमेरिट ये रखा हुआ है, पढ़ो क्या कहता है। कॉस्ट अपोर्शनमेंट, कॉस्ट अपोर्शनमेंट ये जरा लिमिटेड बेनिफिट है अगर वॉल्यूम रिलेटेड हो और नॉट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है जी, कॉस्ट अपोर्शनमेंट मे स्टिल बी रिक्वायर्ड एट द कॉस्ट पोलिंग स्टेज फॉर शेयर्ड आइटम्स लाइक रेंट रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग। अपोर्शनमेंट कैन बी एन आर्बिट्रेरी वे ऑफ शेयरिंग कॉस्ट। कहता है कि जी अगर इस तरह की अपोर्शनमेंट फिर भी करनी पड़े तो ये तो वैसे ही आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि आप अंदाजा ही लगाते हैं कि डेप्शन जी कितनी है जी, बस इसका कॉस्ट ज्यादा है मशीन की, तो इसको तो आर्बिट्रेरी है बहरहाल। ठीक है, जबरदस्ती मैंने आपको कहा ना कि उसने बनाया हुआ है इस बेनिफिट को। ठीक है, तो बहरहाल कॉस्ट अपोर्शनमेंट में स्टिल भी रिक्वायर्ड, जबरदस्ती बनाया इसने। तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया कि कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग माइट एक्सीड द बेनिफिट। आगे कहता है जाहिर सी बात है दिस मॉडल इज difficult to understand and even can create problems in implementing due to fair understanding activities and there by difficult to understand and implement है। क्यों? मैंने आपको जैसे अर्ज किया ना कि आपको तो बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, ये बनी बनाई नहीं होती, बनानी पड़ती हैं। जब बनानी पड़ती हैं तो ये डिफिकल्ट है, इसको समझना भी और इसको इम्प्लीमेंट करना भी। ठीक है जी, और अगली बात, चॉइस ऑफ बोथ एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर माइट बी हो सकता है जी कि इनअप्रोप्रिएट हो, आपने पूल अप्रोप्रिएट ना किया और आइडेंटिफाई ड्राइवर अप्रोप्रिएट ना किया, हाँ भी ये तो रिस्क तो होता ही है। ठीक है, तो उसने ये भी एक डीमेरिट बनाने की कोशिश की। ठीक है जी, तो ये हैं जनाब आपके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इनको बस एक दफा पढ़ा दिया, ये एनफ है। ठीक है, उसके बाद जब कभी रिवीजन पे बैठो
इसके सवाल भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये चैप्टर हम क्लोज कर रहे हैं ना, तो इसके सवाल मैं अब आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरे जहन में नहीं था कि ये भी दिखाने, चलो जी, ये क्रिएटिव ही था, हमने क्रिएट, हाँ हाँ, बस बात एक बार पढ़ी हुई हो तो, पर पेपर के लिए इसलिए तो पढ़ाया गया, एक बार पढ़ी हुई हो तो उसके बाद आप लिख सकते हैं। जी बेटा, एसी का कुछ क्या करना है, एसी को इसको ऊपर करवा देना। वैसे तो पानी वाला ऑप्शन भी ऑन हो गया है, कोई नहीं, पसीना आता है तो आता रहे, बच्चे तंग हो रहे तो कर दें यार बंद। ये रिवीजन प्लान है, आई थिंक सो। ओके, ये बेटा है तो पिछली बार वाला, इसको ज़रूरत पड़ने पर मैं चेंज करूंगा, फिलहाल तो इसके ये 4 सवाल हैं, ठीक है। बल्कि अब इन दोनों इकट्ठा देख लें आप, ये 2 चैप्टर्स हो गए, ठीक है ना। इससे मैंने वो जो येलो किया हुआ है, ये वो सवाल है जो अभी आपने नहीं किया हुआ, ठीक है ना। इस वजह से उसको मैंने येलो कर दिया था, बाकी सवाल आपने सब किए हुए थे, तो उम्मीद है ईद पे भी बैठ के आपने इसकी रिवीजन इसी तरह से की होगी। तो बहरहाल जब कभी बैठना है, ये भूलता है, सीएमए भी भूलता है, ये आगे जाएंगे तो पिछला भूल जाएगा। इसके लिए देखो, हमने 29 सवाल देखे थे, जिसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिए, 9 तो अभी करवाया नहीं, वो मैं एंड पे आखिरी क्लास में, रिवीजन क्लास में होपफुली करवाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा मिक्सिंग एक और टॉपिक की भी, जब वो टॉपिक कर लेंगे तब करवा दूंगा या एंड पे करवाऊंगा। फिलहाल तो ये 8 सवाल है। अब 8 सवाल नियत से बैठ के करने वालों के 2 से ढाई घंटे में हो जाते हैं, नियत से बैठ के जो करे ना 2 से ढाई घंटे में। तो किसी भी वीकेंड पे बैठे, ओवरहेड का चैप्टर जब लगे आपको कि यार उसको महीना हो गया, जैसे अब एबीसी की, अब मैं मार्जिनल ऑफ से शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा, फिर डिसीजन मेकिंग चल पड़ेगा। जब डिसीजन मेकिंग में चलना है तो ये पिछले सारे भूलने लग जाते हैं। तो किसी एक वीकेंड पे बैठना है आपने, तो ये 8 सवाल, ये करने से आपका टॉपिक पूरा कभी कर ही नहीं सकते। वो जब देखोगे ना 29 सवाल, वहीं पे हवा निकल जाएगी, कौन करे रिवाइज यार, आखिरी महीने में देखेंगे भाई, आखिरी महीने में नहीं देखना, भूल जाता है, ठीक है ना। 8 सवाल नजर आ रहे हैं, बेहतरीन यार, 2 से ढाई घंटे के अंदर ये फड़का देने, बस ठीक है, मैं करता हूँ यार, ठीक है। तो ये 8 सवाल इस तरह से, इसके ये 4 सवाल आपने कर लेने हैं, ठीक है। इसका भी रिसेंट टाइम के अंदर सवाल आया हुआ है, रिवीजन क्लास में इंशाल्लाह करेंगे वो, ठीक है। ओके, रिवीजन क्लास के लिए फिर कुछ बचता नहीं है ना। तो ये मैंने पहले ही पिक्चर दे दी थी आपको। इसी तरह से हर चैप्टर के अंदर आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, वो जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा मैं आपको वो दिखाता जाया करूंगा, ठीक है बेटा, सही है। चलिए पार्ट 2 शुरू कर दें।